हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रश्न। लास्ट वीडियो में आपने पार्ट 1 देखा था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए लेके आए हैं पार्ट 2, जिसमें हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 14 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है पहले 15 cot A बराबर 8। तो यहाँ पर हम cot A का मान निकाल लेंगे। cot A हमारे पास हो जाएगा 8/15, ये हमारे पास दिया है। अब हम जानते हैं cot A हमारा होता क्या है। तो cot A की बात करें तो cot A हमारा हो जाता है आधार बटे लंब। तो हमारे पास जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया 8/15। तो इसका मतलब हमारे पास जो आधार रहेगा वो आ जाएगा हमारे पास 8x, अतः आधार बराबर 8x और लंब हमारे पास हो जाएगा 15x। जब भी हम अनुपात लें तो हमें x या k मान के ही लेना है। तो आधार और लंब हमारे पास 8x और 15x आ चुका है। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हम लगा देंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण हमारे पास अभी नहीं है तो कर्ण को हमने कर्ण ही लिखा है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब हमारे पास है 15x का वर्ग प्लस आधार हमारे पास है 8x का वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण का वर्ग बराबर 15 का वर्ग हम जानते हैं 225 x वर्ग प्लस 8 का वर्ग 64 x वर्ग। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 289 x वर्ग। जब हम वर्ग की करनी वर्ग हटाएंगे तो करनी लग जाएगी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 289 x वर्ग करनी में, और 290 की करनी हम जानते हैं 290 की करनी हो जाएगी हमारे पास 17, और x वर्ग की आप करनी निकालेंगे तो वो मिल जाएगी आपको x। तो 17x हमारा कर्ण का मान आ चुका है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम निकालने वाले हैं पहले साइन ए का मान। साइन ए हमारा होता है लंब बटे कर्ण। यदि हम लंब की बात करें तो लंब हमारे पास है 15x और कर्ण हमने निकाला है 17x। तो x से आप x को कर देंगे कैंसिल। तो यहाँ पर आपके पास साइन ए का मान आ जाएगा 15/17। इसी प्रकार दूसरा मान आपसे पूछा गया है सेक ए। तो यदि सेक ए की बात करें तो सेक ए हमारा होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारे पास है 17x, आधार हमारे पास है 8x। x से हम करेंगे x कैंसिल। तो यहाँ से सेक ए का मान आ जाएगा हमारे पास 17/8, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा साइन ए और सेक ए का। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। देन हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। एक हमें पहले त्रिभुज दिया गया है तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। जिस प्रकार से हमको त्रिभुज दिया गया है हम वो बना लेते हैं पहले। तो ये एक हमने त्रिभुज बना लिया और हमें बोला गया है कोण क्यू क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं समकोण क्यू, ये ले लेंगे हम P और यहाँ ले लेते हैं हम R। अब हमें दिया गया है PR प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखते हैं दिया है PR प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और हमें दिया गया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये PQ हमारे पास है, परंतु यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि हमने PR प्लस क्यू आर हमें दिया गया है। तो हम मान लेते हैं, माना PR बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ये PR को हमने कितना मान लिया, 1 सेंटीमीटर मान लिया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो QR कितना होगा, तो PR प्लस क्यू आर 25 है। तो इसे हम लिखेंगे x प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर QR हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस x। तो यहाँ पर हमारे पास QR भी आ चुका है। कितना आ चुका है, 25 माइनस x। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में
पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो यहाँ पर हमारा पी आर का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग, तो पी आर का वर्ग बराबर ये हो जाएगा हमारा पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। हमने प्रमेय लगा दी। पी आर हमारे पास है x, तो इसे हम लिखेंगे x का वर्ग बराबर यहाँ पर पी क्यू हमारे पास है 5, तो 5 का वर्ग प्लस क्यू आर को हम लिखेंगे 25 माइनस एक्स का वर्ग। जब इसे हम ओपन करेंगे तो x वर्ग बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा 25, इसे ओपन करेंगे a माइनस बी का वर्ग, तो a का वर्ग माइनस 2ab, तो यहाँ पर बनेगा 50x प्लस b वर्ग, तो प्लस का x वर्ग। आप x वर्ग से x वर्ग कर देंगे कैंसल, और माइनस का 50x इधर आके LHS पर हो जाएगा प्लस का 50x बराबर 25 और 625 को आप करेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 650। तो x बराबर हमें मिल जाएगा 650 डिवाइड बाय 50। 0 से 0 आप कर देंगे कट, 5 से 65 कट करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 13। तो x हमें मिल चुका है 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब x हमने क्या माना था, x हमने पी आर माना था, तो इसे हम लिख देंगे अतः पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए क्यू आर, तो यहाँ पे क्यू आर बराबर 25 माइनस एक्स था, तो इसे हम लिखेंगे 25 माइनस 13, तो यहाँ से हमें क्यू आर का मान मिल जाएगा। क्यू आर हमें मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने पी आर और क्यू आर के मान निकाल लिए हैं। अब हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हमें चाहिए साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान। इसका मतलब जो कोण बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, तो कोण बन रहा है पी पर। जब पी पर कोण बनेगा तो हमारा जो क्यू आर है वो हो जाएगा लंब और पी क्यू हो जाएगा आधार। तो हमें चाहिए साइन पी, तो यहाँ लिखेंगे हम अतः साइन पी बराबर, यदि लंब की बात करूं तो लंब मेरे पास है यहाँ पर क्यू आर और कर्ण है पी आर, तो इसे हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब क्यू आर और कर्ण हमारे पास कितना है, तो कर्ण हमारे पास है पी आर। इन दोनों के हम मान रख देंगे, तो क्यू आर हमारे पास है 12 और पी आर हमने निकाला है 13, तो 12 बटे 13 ये साइन पी आ जाएगा। इसी प्रकार हमें चाहिए कॉस पी और टेन पी, तो कॉस पी हमारा होता है आधार बटे कर्ण। तो यदि कोण पी पे बन रहा है तो हमारा जो आधार होगा वो हो जाएगा पी क्यू और कर्ण तो हमारा पी आर ही होगा, तो इसे हम लिखेंगे पी क्यू बाय पी आर। तो पी क्यू हमारे पास है 5 और पी आर हमारे पास है 13, तो कॉस पी हमारा हो जाएगा 5 बटे 13। देन हमें चाहिए टेन पी, तो टेन पी हमारा होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास कितना है, तो यदि हम लंब की बात करें तो यहाँ पर लंब हमारा क्यू आर और आधार हमारे पास पी क्यू, तो इसे हम लिखेंगे क्यू आर बाय पी क्यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 बटे 5, और यही हमारे तीनों फाइनल मान होंगे किसके, साइन पी, कॉस पी और टेन पी के, और यही हमारे से क्वेश्चन ने पूछा था। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। देन हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है मान निकालिए 5 कॉस वर्ग 60 प्लस 4 सेक वर्ग 30 माइनस 10 वर्ग 45 बराबर बटे में साइन वर्ग 30 प्लस कॉस वर्ग 30। इसके हमें मान ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हम सारणी का प्रयोग करेंगे। तो सारणी आपको बनाते आती होगी, और यदि नहीं आती है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने वाले हैं। हमने पहले भी सारणी का एक वीडियो बनाया है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है 5 को हम 5 लिखेंगे। अब कॉस 60 का मान हम जानते हैं, ये होता है हमारा 1/2, और इसका हम कर देंगे वर्ग क्योंकि यहाँ पे वर्ग लगा है, प्लस 4 सेक वर्ग 30, तो 4 को हम 4 लिखते हैं। सेक 30 हमारा होता है 2/3, और इसका हम करने वाले हैं वर्ग, माइनस 10 45 होता है 1, और उसका हम कर देंगे वर्ग। बटे में हमारे पास है साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, और उसका भी आप करेंगे वर्ग, प्लस कॉस 30 होता है करनी 3/2, और उसका भी आप करने वाले हैं वर्ग। तो यहाँ पर हमारे पास रहेगा 5 गुणित 1 का वर्ग आप 1 करते हैं, 2 का वर्ग 4, प्लस 4 गुणित 2 का वर्ग हो जाएगा 4,
और करनी 3 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस करनी 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। तो यदि आगे हल करते हैं तो 5 का गुणा 1 में तो 5/4, 4 का गुणा 4 में तो 16/3 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 और 3, यहाँ पे लघुत्तम 4 आएगा और 1 और 3 हो जाएगा 4, तो 4 से आप 4 कर देंगे कैंसल। तो आपके पास यहाँ पर लघुत्तम में बचता है 4 और 3 का लघुत्तम आएगा 12, 4 से भाग देंगे 12 में 3 बार, 3 का गुणा आप 5 में करते हैं तो ये हो जाएगा 15 प्लस 3 का गुणा 3 से भाग देंगे 12 में 4 बार, 4 का गुणा आप करेंगे 16 में तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 16 चौक 64 माइनस 12। तो जब आप इसे प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 79 माइनस 12 डिवाइड बाय 12। आप इसे माइनस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 67 डिवाइड बाय 12 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देन हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है यदि tan a प्लस बी बराबर करनी 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/करनी 3 हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम दोनों समीकरण लिख लेते हैं। हमें जो दिया गया है लिखते हैं, दिया है tan a प्लस बी बराबर करनी 3 और हमारे पास है tan a माइनस बी बराबर करनी 1/करनी 3। अब आपको ध्यान देना है कि यदि यहाँ पे LHS पे tan है तो हमें RHS पर भी क्या बनाना होगा, tan बनाना होगा। अब इसे हम tan कैसे बना सकते हैं, तो इसे हम tan इस प्रकार से लिखेंगे tan a प्लस बी। अब आपको ध्यान रखना है कि करनी 3 tan में कहाँ होता है, तो tan में होता है 60 डिग्री पे, तो इसे हम लिख देंगे tan 60। करनी 3 को हम लिख देंगे tan 60। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 1/करनी 3 हमारा होता है 30 पर, तो इसे हम लिख देंगे tan 30। तो अब यहाँ पर हमारे पास tan से tan चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा a प्लस बी, इसे हम लिख सकते हैं 60 और a माइनस बी इसे हम लिखेंगे 30 और इसे हम दे देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम करने वाले हैं प्लस, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 और 2 का आप जोड़ेंगे तो आपको मिलने वाला है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको प्लस करना है। एक बार फिर लिख रहा हूँ मैं, तो आप देखोगे तो आपका a और a हो जाएगा 2a और b से b आपका कट हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। 60 और 30 हमारा हो जाएंगे 90, तो यहाँ मिलेगा a बराबर 90/2। आप कट करेंगे तो आपको मिलेगा 45। तो यहाँ से a का मान हमारे पास आ चुका है 45 डिग्री। अब इस a का मान हम समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं, तो हम रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ लिखते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास है a प्लस बी बराबर 60, तो a को हम लिखेंगे यहाँ पर 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45। 60 में से आप 45 को माइनस करेंगे तो b हमारे पास बचेगा 15 डिग्री और यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्ज़ाम में छप सकता है, आ सकता है, तो बिल्कुल इसको भी आप छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, नहीं तो फिर आप 3 नंबर गंवा सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है चैप्टर 8 का। तो देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है करनी 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है इस साल फिर आपको ये देखने को मिल जाए, तो ये भी 3 नंबर का आप मान के चलिए कि 3 नंबर यहाँ से आपके कवर हो रहे हैं। तो जब भी करनी में कुछ भी दिखता है तो सबसे पहले आपको करना है हर का परिमेयकरण। तो पहले तो हम LHS ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं LHS लेने पर। तो LHS हमारे पास कितना है, तो हमारे पास है करनी में 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए। अब हमारे पास करनी दिख रहा है,
जब नीचे करनी आती तो हम करते हैं हर का परिमेयकरण। तो यहाँ लिखते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो हम चिन्ह बदल के गुणा करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए गुणा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए। जब हम गुणा करेंगे तो आप देखोगे दोनों साइड यहाँ पे प्लस ऊपर है, इसका मतलब रूट आपका बाहर हो जाएगा। तो क्योंकि 2 बार चीज़ आ जाती है तो रूट से बाहर, तो इसे हम लिख देंगे 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय, यहाँ पर हमारे पास एक माइनस में है, एक हमारे पास प्लस में है, इसका मतलब सूत्र लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो a वर्ग मतलब 1 का वर्ग माइनस b वर्ग मतलब साइन वर्ग a, ये हमने सूत्र लगा दिया। हम जानते हैं 1 माइनस साइन वर्ग a क्या होता है, तो 1 माइनस साइन वर्ग a होता है हमारा कॉस वर्ग a। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ से सूत्र भी लिख सकते हैं कि ये सूत्र हमने कैसे लगाया। तो ये हमने लगाया है 1 माइनस साइन वर्ग ए बराबर कॉस वर्ग ए, ये हमने पहला सूत्र लगाया हुआ है। अब यहाँ से कॉस से वर्ग से हमारा कर्णी कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। हम अलग अलग डिवाइड में रख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। तो 1 बाय कॉस ए हमारा हो जाएगा सेक ए और साइन बाय कॉस ए हो जाएगा हमारे पास टेन ए, और यही हमें सिद्ध करने को कहा गया था। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा LHS बराबर RHS आ चुका है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले तो हमें जिस प्रकार से क्वेश्चन बोला जाए वैसे हम बनाएंगे। तो पहले हम एक बिंदु बनाएंगे, किस पे बनाना है, भूमि पे, और वहाँ से हमें एक ऊंचे भवन का शिखर का उन्नयन कोण दिया गया। तो यहाँ पे हमारा 10 मीटर ऊंचा हमने एक भवन बना लिया और इसका हमें दिया गया है उन्नयन कोण। तो ये भूमि पे बिंदु है और ये हमने बना लिया उन्नयन कोण। तो ये हमारे पास कितना है, तो ये हमारे पास है 30 डिग्री, ये बना लिया हमने। तो यहाँ पर हमारा P बिंदु है, ये जो दूरी दी गई है ये हमें दी गई है 10 मीटर, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। अब इसके ऊपर हम बनाने वाले हैं ध्वज। तो ये हमारा भवन है और इसके ऊपर हमने बना लिया ध्वज, तो ये हो जाएगा हमारा ध्वज। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो यहाँ पर अब हम उन्नयन कोण कितना बनाने वाले हैं, 45 डिग्री। तो ये हमारा उन्नयन कोण बन जाएगा, यहाँ पर 45 डिग्री हमने बना लिया उन्नयन कोण ये वाला। देन ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यदि हम इसे ले लेंगे Q, ये हो जाएगा हमारे पास R और इसे हम दे देंगे S। तो हमें चाहिए RS और हमें चाहिए PQ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं माना QR एक भवन है तथा SR एक ध्वज है। ये हमने ध्वज और भवन मान लिए हैं। अब हमें दिया है QR बराबर 10 मीटर और हमारे पास दो कोण दिए गए हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में, हमारे पास त्रिभुज PQR है। यहाँ पर हमारे चाहिए आधार हमें चाहिए और लंब हमारे पास है। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब डिवाइड बाय आधार। तो यदि हम थीटा की बात करें तो हमारे पास कोण है 30 डिग्री। तो इसे हम लिखेंगे टेन 30 बराबर, लंब की बात करें तो लंब हमारे पास है 10 मीटर और आधार की बात करेंगे तो ये हमारे पास है PQ। तो टेन 30 का मान होता है 1/3 बराबर 10 डिवाइड बाय PQ। तो PQ हमारे पास आ जाएगा 10/3 मीटर।
तो ये हमारे पास पी क्यू का मान आ चुका है। देन हमें चाहिए आर एस का मान, तो हम लेंगे त्रिभुज पी क्यू एस। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस में यदि हम बात करें तो यहाँ लेंगे हमारे पास कोण 45 डिग्री दिया गया है। यदि लंब की बात करें तो लंब होगा क्यू आर प्लस आर एस, क्यू आर प्लस आर एस डिवाइड बाय आधार की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास पी क्यू। तो 10 का मान हो जाएगा 1। क्यू आर हमारे पास है 10 मीटर, आर एस हमें ज्ञात करना है और पी क्यू हमारे पास है 10 करनी 3। अब 10 करनी 3 को ले जाएंगे एलएचएस पर, तो ये हो जाएगा 10 करनी 3 और ये प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 बराबर आर एस। यहाँ पर आपको करनी 3 का मान दिया गया है। करनी 3 का मान 1.732, तो यहाँ लगा देते हैं हम। तो 10 गुणित 1.732 माइनस 10 बराबर आर एस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 17.32 माइनस 10 बराबर आर एस। आप माइनस करेंगे तो 7.3 सेंटीमीटर बराबर आर एस और यही हमारी ध्वज दंड की लंबाई होगी। तो यहाँ लिख देंगे अतः ध्वज दंड की लंबाई बराबर 7.32 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब जैसा क्वेश्चन बोलते जाएगा हम वैसा बनाते जा रहे हैं। पहले तो हमें बनाना है सबसे पहले भूमि पे एक बिंदु। थोड़ा सा हम नीचे लेते हैं कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो पाए। ये हमने बनाया भूमि पे एक बिंदु। अब उसने बोला कि बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, तो पहले हम बनाएंगे 20 मीटर ऊंचा भवन। तो ये हमारा बन चुका है 20 मीटर ऊंचा भवन। अब इसके शिखर पर, तो जब हम इसके शिखर पर क्या लगाना है, एक संचार मीनार के तल, तो यहाँ पर हम लगाने वाले हैं इसके शिखर पर एक संचार मीनार। तो ये जो हम ब्लू से दिखा रहे हैं ये हमने लगाई है संचार मीनार। इसके शिखर पर हमने एक संचार मीनार लगा दी है। देन यहाँ पर हमें बोला गया है कि संचार मीनार के तल, तो ये हमारा तल होगा। तो और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हम इनके उन्नयन कोण यहाँ से बनाने वाले हैं। तो एक ये उन्नयन कोण होगा और दूसरा हमारा यहाँ पर उन्नयन कोण होगा इसके शिखर पर। तो ये एक हो जाएगा हमारा पहले 45 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। और ये हमारे पास भवन की ऊंचाई कितनी दी थी, तो ये हमें दी गई थी 20 मीटर। तो ये हमारे पास भवन की ऊंचाई है। यदि हम इसका नामकरण करें तो ए बी सी और डी। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई है मतलब हमें चाहिए सी से डी तक की ऊंचाई। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, माना बीसी एक भवन है तथा सीडी एक संचार मीनार है। ये हमने मान लिया। अब हमें दिया गया है तो हमारे पास भवन की ऊंचाई है, तो हमारे पास BC है, BC हमारे पास है 20 मीटर। अब हम लेंगे हमारा पहला त्रिभुज ABC। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC में यहाँ पर हम लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो थीटा हमारे पास कितना है, तो थीटा हमारे पास है 45 डिग्री। लंब की बात करें तो BC और आधार हमारे पास है AB। तो टेन 45 का मान होता है 1। BC हमारे पास है 20 बटे AB। तो AB का मान हमारे पास आ चुका है 20 मीटर। ये हमारा AB का मान हो जाएगा। देन हम दूसरा त्रिभुज लेंगे ABD में। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABD में। अब यदि हम कोण की बात करें तो बनेगा 60 डिग्री। तो टेन 60
यदि लंब की बात करेंगे तो लंब हमारा BD होगा, इसे हम लिखेंगे BC प्लस CD, और आधार अभी भी हमारा होगा AB। tan 60 का मान होता है हमारा कर्णी 3 बराबर, यदि BC की बात करें तो ये हमारे पास है 20, और CD हमारे पास CD रहेगा, और AB हम निकाल चुके हैं 20। 20 को आप ले जाएंगे LHS पर, तो ये जाएगा 20 कर्णी 3, और ये प्लस का 20 LHS पर आके माइनस का 20 बराबर CD। यहाँ से हम निकाल लेंगे 20 कॉमन, तो हमारे पास बचेगा कर्णी 3 माइनस 1, और यही हमारा CD का मान होगा। यदि यहाँ पर आपको कर्णी 3 का मान दिया जाए तब आप रखेंगे, नहीं तो आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 कर्णी 3 माइनस 1 सेंटीमीटर, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये था हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देन हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यह हमें करना है सिद्ध। तो यहाँ लिखना पड़ेगा सिद्ध कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं जैसा हमें बोला गया है। सबसे पहले हमें बनाना होगा यहाँ पर एक वृत्त। तो ये हमने बना लिया है वृत्त, और वृत्त पे हमें बोला गया है कि बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींचना है। तो यहाँ से हम एक बिंदु लेते हैं और यहाँ से हम खींच देंगे स्पर्श रेखा। तो ये हमारी पहली स्पर्श रेखा, देन यहाँ से भी हम एक दूसरी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये हमने एक बाह्य बिंदु लिया, यहाँ पर हमारा एक केंद्र बिंदु होगा O, इसे हम दे देंगे नाम A, ये हो जाएगा हमारे पास B, इन्हें हम मिला देते हैं और हमें सिद्ध करना है। तो इसे हम लिखते हैं सिद्ध करना है स्पर्श रेखाएं। तो स्पर्श रेखाएं हमारे पास है AP और BP, तो ये हमें बराबर सिद्ध करना है, AP बराबर BP। तो इसके लिए हम O से P को मिला देते हैं। अब हम उत्पत्ति करते हैं, मतलब सिद्ध करना है। तो हमें लेना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे हमने बनाया O से P को मिलाया, तो O से P को मिलाते हैं। इसके बाद हम करने वाले हैं त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में हमें 3 चीज़ें बतानी है इक्वल। तो हम बोलेंगे सबसे पहले OA बराबर OB, ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों बराबर होगी। अब हमने पढ़ा है कि जब भी कोई कोण बनता है और वहाँ पर लंब डाला जाता है तो वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 डिग्री। ये लंब है इसलिए हमने यहाँ पे 90 डिग्री दोनों कोण बराबर। और तीसरे में हम लिखेंगे OP बराबर OP, उभयनिष्ठ भुजा। तो ये हमने तीनों चीज़ें बराबर बता दी। तो हम बोल सकते हैं कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। त्रिभुज OAP सर्वांग सम त्रिभुज OBP। जब सर्वांग सम बता दिया तो हम लिख सकते हैं कि अतः AP बराबर BP CPCT से, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये भी अध्याय 10 का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसको भी पढ़ के ही जाना चाहिए। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 एक आकृति दी गई है। सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ये हमें सिद्ध करना है, और ये एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है इस बार आपको वापस एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो यहाँ से फिर आपके 3 नंबर यहाँ से बता रहा हूँ। तो इसके लिए हमें अभी जो हमने सिद्ध किया कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये प्रमेय का उपयोग करना है और इसे हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं
यदि हम देखते हैं तो हम सबसे पहले लेंगे यहाँ से ए से स्टार्ट करते हैं। यदि ए की बात करें तो यहाँ पे ए पी और ए एस हमारे हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ लिखेंगे ए पी बराबर ए एस। यहाँ पर आप लिखेंगे बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा। बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा। तो ये हमारा इसलिए दोनों चीज़ें हो जाएगी बराबर। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बी हमारा किसके इक्वल होगा, बी क्यू बराबर बी पी। तो इसे हम लिखेंगे बी पी बराबर बी क्यू और सेम लाइन आपको यहाँ पर भी लिखना है और इसे आप देंगे समीकरण नंबर 2। देन आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको दिखता है सी आर बराबर सी क्यू। तो इसे हम लिखेंगे सी आर बराबर सी क्यू और सेम लाइन आपको यहाँ पर भी लिखना है और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। देन हमारे पास आता है डी आर बराबर डी एस। तो इसे हम लिख देंगे डी आर बराबर डी एस। सेम लाइन यहाँ पर आपको डी से खींचना है और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 4। तो ये हमारे 4 समीकरण आ चुके हैं। इन चारों समीकरण को हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। चारों समीकरणों को जोड़ने पर तो यदि हम चारों को जोड़ेंगे तो LHS से आप LHS को जोड़ेंगे तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो यदि हम बात करते हैं AP प्लस BP की तो आप देखोगे A से P तक की दूरी और B से P तक की दूरी, मतलब हम टोटल दूरी AB बोल सकते हैं। तो इनको प्लस करने पे AP प्लस BP को प्लस करने पे हमें मिलेगा AB प्लस, अब हमारे पास है CR तो C से R और प्लस DR। तो दोनों को यदि हम प्लस करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा CD। तो CR प्लस DR को हम क्या लिख देंगे, इसे हम लिख देंगे CD बराबर AS। तो A से S और आप देखोगे लास्ट में DS है तो D से S, तो ये टोटल हमारे पास बन जाएगा AD। तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पर AD प्लस आपके पास है BQ प्लस CQ। तो BQ यहाँ से यहाँ तक का दूरी और CQ तो ये बन जाएगा हमारे पास BC। तो AD प्लस BC और यही हमें क्वेश्चन ने सिद्ध करने का कहा गया था। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये था हमारा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। देन हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि हमारे पास है 22 सेंटीमीटर। तो हम इसे लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि हमें कितनी दी है, तो वृत्त की परिधि की बात करें तो ये हमें दी गई है 22 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम हमारा वृत्त की परिधि का लगाएंगे सूत्र। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r बराबर 22। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणित 22/7 गुणित r बराबर 22। आप ले जाएंगे 2 और 22/7 को RHS पर तो ये बन जाएगा 22 गुणित 7 डिवाइड बाय 22 गुणित 2। तो 22 से 22 हमारा कैंसिल, 22 से हमारा 22 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास r बच जाएगा 7/2। अब हमें ज्ञात करना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश की बात करूं तो वृत्त के चतुर्थांश मतलब वृत्त के 4 हिस्सों में डिवाइड करना है और जब हम वृत्त को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हमारा जो कोण होता है वो होता है थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमें चाहिए उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हमारा जो सूत्र होता है वो होता है θ/360 गुणित पाई r वर्ग। तो थीटा हमारे पास है 90 डिवाइड बाय 360 गुणित 22/7 और r हमारे पास आया है 7/2 का वर्ग। तो 0 से 0 कट करेंगे, 9 से आप 36 को कट करेंगे 4 बार। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा
22 गुणित 7 का वर्ग हो जाएगा 49 बटे में 4 गुणित 7 गुणित 4। तो अब हम इसे कट कर देंगे तो 2 से 2 बार और ये कट होगा 11 बार। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 11 का गुणा 49 में, तो 11 में की 99, 11 चौक 44 और 5 44 और 9 ये हो जाएगा 53, 539 और यहाँ पर हो जाएगा ये हमारे पास 56। तो ये हमारा, आप 7 से 49 को कट भी कर सकते थे, तो सॉरी हमने कट नहीं किया, यहाँ 7 से कट कर देंगे, देन हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो 11 का 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 77 और 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 77/8 और यही हमारा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो ये था हमारा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। देन हम बढ़ने वाले हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। अब दिया गया छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको देखना है कि ताने कितने हैं, 8 ताने हैं और जो बराबर दूरी पे लगे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप निकालेंगे थीटा। तो यहाँ लिखते हैं हम थीटा बराबर 360 और जितने ताने हैं उससे हम भाग दे देंगे। तो 8 ताने हैं तो यदि हम भाग देते हैं तो यहाँ मिलता है हमको 45 डिग्री। तो थीटा का मान हमारे पास आ चुका है 45 डिग्री और हमें बोला गया त्रिज्या। तो त्रिज्या की बात करें तो आर हमारे पास है 45 सेंटीमीटर। अब इसे हमने वृत्त माना है और 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे भी हमें त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल लगाना होगा। तो तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर हमारा जो सूत्र बनेगा वो बनेगा थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग। तो थीटा की बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 बटे 360, पाई हमारे पास 22 बटे 7 गुणित आर हमारे पास है 45 का वर्ग। तो 45 से 360 को आप कट करेंगे तो ये 8 बार कट होगा। देन 8 से 22 कट हो जाएगा ये 4 बार और ये 11 बार। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 11 गुणित 45 का वर्ग आप करते हैं तो 2025 बटे में हो जाएगा 28। यदि हम गुणा करें तो 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, 2 और 11 दूनी 22, 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर वर्ग। यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देन हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो एक हमारा अर्धगोला है और उसके ऊपर है शंकु। तो हम ये छोटा सा भाग बना लेते हैं, ये हमारा अर्धगोला और इसके ऊपर हमें बनाना है एक शंकु और हमें दिया गया है त्रिज्या कितनी, लिखते हैं दिया है आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारी दोनों त्रिज्याएं समान हैं इसलिए हम R1 और R2 नहीं ले रहे, डायरेक्ट हम R ले रहे हैं। शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या समान है। इस गोले की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। तो यदि हम संपूर्ण ऊंचाई की बात करें तो संपूर्ण ऊंचाई हमारी यहाँ पर है 15.5 सेंटीमीटर। तो यदि संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो इसका मतलब हमारी शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की तो हमारे पास 3.5 है। तो पूरे में से हम 3.5 माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी हमारी कुल ऊंचाई माइनस त्रिज्या। तो कुल ऊंचाई हमारे पास है 15.5 माइनस त्रिज्या हमारे पास है 3.5। तो आप जब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। इसे हम h से दर्शा देंगे। फिर हमें चाहिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा L। तो L का हमारा सूत्र होता है तिर्यक ऊंचाई r वर्ग प्लस h वर्ग। तो r हमारे पास है 3.5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। 3.5 का आप वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 12.25
प्लस 144। तो जब हम इसे प्लस करेंगे तो L बराबर यहाँ पर हमें मिलेगा 156.25। आप इसका निकालेंगे रूट तो यहाँ निकलेगा 12.5 सेंटीमीटर। ये हमारा L का मान आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें हमारे दो सूत्र लगेंगे। अब कौन कौन से, तो जो दो चीजें हमें दी गई है उसके सूत्र लगने वाले हैं। तो हम लगाएंगे यहाँ पर कोण का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हम लगाएंगे यहाँ पर, हमारे पास क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है अर्धगोला, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दोनों सूत्र यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर एल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 2 पाई आर वर्ग। यहाँ से आप पाई आर निकाल सकते हैं कॉमन, तो आपके पास बचेगा एल प्लस 2 आर। पाई का मान हमारे पास है 22/7, आर हम निकाल चुके हैं 3.5, एल हमारे पास आया है 12.5 प्लस 2 गुणित 3.5। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 से आप 3.5 को कट करेंगे तो ये मिलेगा 0.5। तो 22 का गुणा 0.5 में करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 11 गुणित इन दोनों का प्लस करके, पहले मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 19.5। इसे आप गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55, हसील का 5, 11 नमे की 99 और 5 104 और 11 कम 11 और 10, ये हो जाएगा 21। तो 214.5 सेंटीमीटर वर्ग ये हमारा फाइनल क्षेत्रफल होगा इस खिलौने का। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न। देन हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च हमारे पास दिया गया है 18। तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम पहले एक बना लेंगे हमें क्या क्या दिया गया है। तो हमारे पास जेब खर्चा भत्ता हमें दिया गया है, तो एक टेबल हमारी दी गई है, हम बनाते हैं। यहाँ पर टेबल हमारे पास है 11 से लेके 13 तक। देन हमारे पास है 13 से 15, 15 से 17, देन 17 से 19, फिर हमारे पास है 19 से 21, 21 से 23 और 23 से हमारे पास है 25 तक की। ये हमने वर्ग अंतराल बना लिए हैं। अब हमें बारंबारता दी गई है जिसे हम बोलते हैं f। तो इसे हम लिखते हैं पहले f बराबर, हमें क्या क्या दिया गया है, थोड़ा सा जगह कम हो गई है। तो f हमारे पास है 7, fi बोलेंगे 7, 6, 9, 13, f 5 और 4, ये हमारे पास f दिया गया है। देन हम निकालते हैं xi। जब हम xi निकालते हैं तो हम 11 और 13 को प्लस करके 2 से भाग देते हैं या इनका बीच का नंबर लेता है। तो 11 और 13 के बीच का नंबर होगा 12। यहाँ पर आपको मिलेगा 14, 16, 18, 20, 22 और 24, ये नंबर आपको देखने को मिलेंगे। देन हम निकालते हैं fi xi। अब fi xi मतलब हम f और x का करते हैं गुणा। तो 7 का गुणा 12 में करते हैं तो यहाँ मिलता है 84, 6 का गुणा 14 में करेंगे तो ये मिलेगा आपको 84, 9 का गुणा 16 में करेंगे तो 144, 13 का गुणा आप 18 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 234, ये हो जाएगा आपके पास 20f, 22 का गुणा 5 में तो 110 और 4 का गुणा 24 में तो ये करेंगे आप 96। देन हम fi को प्लस करते हैं तो यहाँ लिखते हैं समेशन fi। जब इसे प्लस करेंगे तो 7 और 6 13, 13 और 9 24, 24 और 13 37, आप अभी f छोड़ेंगे, 37 और 5 42 और 4 46, तो इसे हम लिखेंगे 46 प्लस f। इसी प्रकार हमें करना होगा यहाँ पर समेशन fi xi बराबर, इन सब को हम करने वाले हैं प्लस, तो 4 और 4 8,
4 12, 4 16 और 6 22। यहाँ पे आप लिखेंगे 2, 2 बचेगा, 2 8 10, 8 18, 4 22, 3 25, 1 26 और यहाँ पर 9 हमारा हो जाएगा 35। तो हमारा बचेगा 3, 3 और 1 4, 2 6, 2 8, सॉरी ये 20 नहीं लेना है। तो यहाँ पर 6 और 1 7, 752 प्लस 20f, ये हमारा समेशन एफ आई एक्स आई आ चुका है। अब यहाँ लिखते हैं हमारे पास दिया क्या है। तो दिया है हमें माध्य दे दिया है, हमें माध्य कितना दिया है 18। जेब खर्च आप देखेंगे तो माध्य जेब खर्च हमारे पास है 18। यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, हम लिखते हैं हम जानते हैं माध्य बराबर समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। तो माध्य हमारे पास है 18, समेशन एफ आई एक्स आई आपने निकाला हुआ है, आपने निकाला है 752 प्लस 20f डिवाइड बाय समेशन एफ आई भी आपके पास है 46 प्लस एफ, ये आप निकाल चुके हैं। यहाँ से आप LHS पर लाएंगे 46 प्लस एफ को तो ये गुणा में आ जाएगा, तो 18 गुणित 46 प्लस एफ बराबर 752 प्लस 20f। यदि हम गुणा करें तो हमें मिलेगा 18 और 46 का गुणा, तो 792 प्लस 18f बराबर 752 प्लस 20f। एफ वाली टर्म आप एक तरफ करेंगे तो 18f माइनस 20f बराबर 752 माइनस 792। तो यहाँ बचेगा माइनस का 2f, ये बचेगा हमारा माइनस का 40, माइनस से माइनस आप कर देंगे कट, तो f बराबर हो जाएगा 40/2। आप कट करेंगे तो f का मान आपको मिल जाएगा 20 और यही हमारा फाइनल मान होगा इस इम्पोर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का। तो ये भी हमारा एक और पेपर में छपने वाला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, तो बिल्कुल भी आपको इसको छोड़ना नहीं है। ये भी आपको 4 नंबर पूरे दिलवाने वाला है और ये 95% चांस है कि ये पेपर में छप ही रहा है। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न। देन हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक छोटा सा सूत्र लगाना है। यहाँ लिखना है कि हम जानते हैं कुल प्रायिकता, तो हमारी कुल प्रायिकता 1 होती है। तो PE और PE नहीं, इन दोनों को मिला के हमारी कुल प्रायिकता क्या होती है 1 होती है। ये आपको लिखना है हम जानते हैं, भले आप जानते नहीं जानते हो, आपको लिखने में क्या जा रहा है लिख देना आप कि हम जानते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा PE कितना दिया है हमें 0.05 प्लस PE नहीं वैसा का वैसा होगा हमारा बराबर 1। अब ये प्लस का आप ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा RHS पर जाके माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0.05। तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 0.95 और यही आपका फाइनल आंसर होगा इस प्रायिकता वाले क्वेश्चन का। तो ये था हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देन हम बढ़ते हैं हमारे आज के और हमारे इस चैप्टर के भी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है, किसी कारण 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। तो इस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लिख देते हैं क्या क्या हमें दिया है। तो दिया है खराब पेन कितने हैं। तो यदि हम खराब पेन की बात करें तो खराब पेन हमारे पास है 12। अच्छे पेन कितने हैं, तो अच्छे पेन की बात करें तो अच्छे पेन हमारे पास है 132। यदि हम कुल पेन देखें तो खराब प्लस अच्छे दोनों आ जाएंगे, तो कुल पेन हमारे पास हो जाएंगे 12 प्लस 132, तो ये हो जाएंगे हमारे 144। अब हमें क्या चाहिए, हमें बोला गया है निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता। तो यहाँ लिखते हैं P पेन अच्छा हो। तो अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन हमारे पास है 132। कुल पेन कितने हैं,
कुल पेन है 144, तो 132/144। आप इसे कर देंगे कट, तो 12 से यदि हम कट करते हैं तो 12 का पहाड़ा 132 में 11 बार और 144 में 12 बार, तो ये हमारी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी 11/12, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये थे आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसमें से कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करना है कि ताकि सब पास हो सकें और अच्छे नंबर ला सकें। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।